अब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज जो कि इस फिल्म में दिखाई गई है वो है ये सांप, लेकिन इसका आखिर क्या सिंबोलिज्म है इसको लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। तो आखिर इस सांप का क्या पॉइंट है इस फिल्म में। अब जैसा कि फिल्म हमें एक इल्यूजन में रखती है कि महाराजा की बेटी अब भी कैंप में है और इधर सब झोल चल रहा है, और वो जो वीडियोस भेजती है, वॉइस मैसेज भेजती है, उसको महाराजा को देखते हुए दिखाया गया है, जिसके जरिए ये पूरा इल्यूजन बरकरार रहता है और हमको लगता है कि ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। लेकिन अगर एक छोटी सी डिटेल पर गौर करोगे तो हमको फिल्म में ये रिवील होने से पहले ही एक हिंट मिल जाता है कि जितने सीक्वेंसेस ज्योति वाले हैं ये सारे के सारे पास्ट में हो रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म मुझे मेंटली इस लेवल पे हिला के रख दे, मेरे दिल को इस तरीके से पसीज के रख दे। महाराजा डेफिनेटली मेरी उस लिस्ट में आती है जहां पर एक फिल्म मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है ऑन अ वेरी डीप एंड डिस्टर्बिंग लेवल। सबसे पहले निथिलन स्वामीनाथन और मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति। अगर रिस्पेक्ट एक फिजिकल कमोडिटी होती तो मैं डब्बे भर भर के आपको भेजना पसंद करूंगा, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट या फिर ओवरऑल अपने इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फिल्म एक मास्टर क्लास है। इस फिल्म की जो व्हाइट टेपेस्ट्री है, जिसमें राइटिंग, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन जैसी चीजें आती हैं, जिसके ऊपर मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को, उसमें से आज हम इस वीडियो में उठाएंगे पहले भाग को, डिटेलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे महाराजा मूवी का ब्रेकडाउन और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि मैंने नोटिस करी। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो फिल्म की शुरुआत में जैसा कि हम एक हॉरिफिक इंसिडेंट विटनेस करते हैं जहां महाराजा की बीवी और बच्चे मारे जाते हैं। बट यहाँ नोटिस करो कि जब एक्सीडेंट से पहले वो अपनी बीवी के लिए एक शो पीस लेता है जिसमें एक औरत और एक बच्चे की नक्काशी होती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो ये शो पीस महाराजा के हाथ से गिर के टूट जाता है। लेकिन गौर करना कि सिर्फ औरत की नक्काशी टूटती है और बच्चे वाला पार्ट नहीं टूटता। ये अपने आप में एक सटल फोरशैडोइंग है कि जो माँ है वो मर चुकी है लेकिन बच्चा अभी जिंदा है। बट ऑब्वियसली हमको आगे पता चलता है कि जो बच्ची बच गई थी वो सेल्वम की बेटी अम्मू थी। बट उस रिगार्ड में भी ये डिटेल जस्टिफाइड है क्योंकि अम्मू की माँ भी मर जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा का घर कैसे खेतों के बीच में होता है, एंड उसका ऐसी जगह एक घर बनाने के डिसीजन के पीछे इस ट्रक के एक्सीडेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसने अपनी पूरी फैमिली एक रोड एक्सीडेंट में खो दी, जिसकी वजह से उसने अपने घर को एक ऐसी जगह पर बनाया जहां पर कोई भी मेन रोड नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कार, ट्रक या बस वहां पर नहीं चल सकती। अब जैसा कि हमको मालूम है कि फिल्म में टोटल 3 टाइमलाइंस हमको दिखाई गई हैं। पहली प्रेजेंट टाइमलाइन, दूसरी 1 हफ्ते पहले की जब महाराजा की बेटी ज्योति कैंप में होती है, और तीसरी 15 साल पहले की जहां हम सेल्वम की स्टोरी को देखते हैं। अब अगर गौर करो इस सीन में तो ज्योति के पीछे हमें कैलेंडर देख सकते हैं जिसमें फेब महीना है और साल है 2023, और पुलिस स्टेशन में भी फेब 2023 का एक कैलेंडर हम देख सकते हैं, जिससे कि एक बात समझ आ जाती है कि जो प्रेजेंट टाइमलाइन है वो 2023 में है। एंड सेल्वम की स्टोरी में जब सेल्वम का दोस्त न्यूज़पेपर के बारे में बताता है तो न्यूज़पेपर पे देखो कि हम साल 2009 देख सकते हैं, जिससे कि पास्ट की टाइमलाइन किस ईयर में है हमको आइडिया मिल जाता है। अब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज जो कि इस फिल्म में दिखाई गई है वो है ये सांप, लेकिन इसका आखिर क्या सिंबोलिज्म है इसको लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। तो आखिर इस सांप का क्या पॉइंट है इस फिल्म में। अब देखो, इस मूवी को देखने के बाद इस सांप को लेकर जो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। तो ये सांप फिल्म में हमें 2 जगह दिखता है। सबसे पहले हम इस सांप को महाराजा के घर में देखते हैं जहां वो अंदर आता है और बाहर चला जाता है, और फिर ये सेम सांप पुलिस स्टेशन में नजर आता है हमें। तो व्हाट आई थिंक कि ये सांप नल्ला शिवम को सिंबलाइज करता है। कैसे? वेल, नल्ला शिवम इस फिल्म में खुद कहता है कि वो 7 साल से पुलिस इन्फॉर्मेंट है, मतलब वो भी इस पुलिस स्टेशन में इन अ वे काम करता है। तो इस सांप को पहले महाराजा के घर में दिखा के फिर पुलिस स्टेशन में दिखा के डायरेक्टर यही सिंबलाइज कर रहा है कि जो शख्स महाराजा के घर में घुसा था वही सेम पुलिस स्टेशन में भी है, जो कि फिल्म के प्लॉट का हिस्सा भी था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन जो कि मेरी इस सांप को लेकर है, अब जब ये सांप महाराजा के घर में घुसता है वो दर्शाता है इन चोरों का उसके घर में घुसना। ये तो सीधी बात है, लेकिन नोटिस करो कि जब सांप घर के बाहर जाता है तो जाते जाते एक कांच की चीज तोड़ जाता है। मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये जो कांच की चीज टूटी है ये रिप्रेजेंट करती है ज्योति को, एंड यहाँ इस सांप का इस कांच को तोड़ना ये सिंबलाइज कर रहा है कि कैसे ये तीनों लोग इस घर से चले तो गए लेकिन ज्योति को मेंटली और फिजिकली तोड़ के चले गए। अगेन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, सिर्फ मेरा। अब इस सीन में जब काउंसलर गराज में आता है तो इस आदमी से पूछता है कि क्या तुमने परवाए ओंद्रे पोड्डू में देखी है। फिर एक गाना गाता है और उसको धोना शुरू कर देता है। अब परवाए ओंद्रे पोड्डू में एक तमिल फिल्म है साल 2001 की, लेकिन वो स्पेसिफिकली इस फिल्म का नाम क्यों लेता है और उसका गाना क्यों गाता है। वेल, अगर इसी सीन में थोड़ा सा पीछे जाओ, जब काउंसलर अपनी कार में होता है तो उसके स्टीरियो पे ध्यान दो, तो वहां परवाई ओंद्रे पोड्डू में लिखा है जिसका गाना सुनते हुए वो आ रहा होता है, एंड इसी वजह से वो इस पर्टिकुलर फिल्म को मेंशन करता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना सही रैंडम रीजन है? नहीं। अब जैसा कि हमको मालूम है कि यहाँ पर काउंसलर अपने चश्मे को ढूंढने आया है, लेकिन अगर ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को देखो तो वो इस चश्मे को कुणाल सनग्लासेस कहता है, एंड ये भी बताता है कि हीरो कुणाल ने ही उसे ये गिफ्ट किए थे। वेल, परवाई ओंद्रे पोड्डू में फिल्म के लीड एक्टर का नाम था कुणाल, जो कि एक
प्रोमिनेंट तमिल एक्टर थे एंड हम काउंसलर की कार में उनकी फोटो भी देख सकते हैं जो उसने अपने फोटो के बगल में लगाई हुई है, इंप्लाइंग कि वो एक्टर कुणाल का बहुत बड़ा फैन है एंड इसीलिए वो उनके फिल्म के गाने सुनते हुए आ रहा था। अब आते हैं इस सीन पे जहां महाराजा अपने साथ हुए इंसिडेंट को नरेट करता है। ध्यान से सुनो कि वो कहता है कि उसने गमले के नीचे की चाबी निकाली, दरवाजा अनलॉक किया और अंदर जाके लिविंग रूम की लाइट ऑन करी। लेकिन अगर हम पहले जाके इस सीन को देखें तो हम साफ देख सकते हैं कि वो डोर अनलॉक करता ही नहीं है, सीधा ओपन कर देता है एंड अंदर घर में लाइट भी जल रही होती है, जिससे कि हमको एक अर्ली हिंट मिल जाता है कि महाराजा का जो स्टेटमेंट है वो फैब्रिकेटेड है और महाराजा कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसके बाद एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर महाराजा को एक फेक स्टोरी ही बतानी थी चोरी की तो उसने स्पेसिफिकली लक्ष्मी के ही एंगल को क्यों चुना? क्योंकि एंड ऑफ द डे वो हम ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ मिस डायरेक्ट करने के लिए था। वो कुछ भी कह सकता था कि भाई जेवर की चोरी हो गई या फिर कोई वैल्यूएबल सामान चोरी हो गया, लेकिन यही तो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन का जीनियस है। अब एक पुलिस वाले के पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर कोई तुमको बताएगा कि मेरे गहने या कोई चीज चोरी हुई है तो तुम तुरंत रीजन या मोटिव सोचने बैठ जाओगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन होगी और चोर भी पकड़ा जाएगा। बट महाराजा एग्जैक्टली यही नहीं चाहता था। ना तो वो ये चाहता था कि पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़े और ना ही इस केस की तह तक जाए और एक्चुअल क्राइम के बारे में जाने। उसको बस वक्त चाहिए था कि वो पुलिस स्टेशन में रहकर अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर सके और कल्प्रेट को ढूंढ सके, जिसकी वजह से वो सबसे डम्बेस्ट पॉसिबल रीजन को सामने रखता है जो कि है कूड़े का डब्बा। बिकॉज पुलिस एक डस्टबिन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाली है और ना ही वो करती है। इंस्टेड वो एक नया डस्टबिन बनवा के उसको पुराने जैसा लुक देती है, विच मीन्स कि वो ओरिजिनल क्राइम के तह तक भी पहुंचने की कोशिश नहीं करते एंड महाराजा को बेवकूफ अलग समझ लेते हैं, उससे सारे काम करवाते हैं, उससे कार धुलवाते हैं। बट इट इज एक्चुअली महाराजा जो सिर्फ अपने लिए टाइम बाय कर रहा है, जो कि तब ना होता अगर वो गहने और पैसे की कंप्लेन लिखाने आता। अब इस सीन में जब पुलिस वाला महाराजा को भगाता है तो महाराजा उसकी शर्ट पकड़ लेता है जिससे कि वो फट जाती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वो एक्चुअली में उसकी पीठ को चेक कर रहा होता है, क्योंकि अगेन वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसकी पीठ पे कान है। इतना ही नहीं, आगे भी बड़ी सफाई से वो फिल्म में सबकी पीठ चेक करता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। या फिर यहाँ देखो कि कैसे पुलिस वालों के ऊपर चाय गिरा के उसे पोंछने के बहाने वो उनकी पीठ चेक कर रहा है। इवन जब उसको पता चलता है कि ये बंदा धना का दोस्त है तो उसको सहानुभूति देने के बहाने वो उसकी पीठ भी चेक करता है। सो नाइस डिटेल। अब जब हमारे सामने सेल्वम का पार्ट शुरू होता है तो हमको नहीं बताया जाता है कि ये पास्ट की कहानी चल रही है, जिससे कि हमको लगता है कि ये साइड बाय साइड प्रेजेंट में ही चल रहा है। अब यहाँ देखो तो डायरेक्टर बड़ी ही क्लेवरली एक मिस डायरेक्शन यूज करता है, जहाँ वो 2 बार सेल्वम को चोरी के दौरान ऐसी रैंडम और इनवैल्यूएबल चीजें उठाते हुए दिखाता है, जिससे कि ऑडियंस के दिमाग में एक फेक आइडिया प्लांट हो जाता है कि हाँ भाई उसने ऐसे ही महाराजा के घर से भी लक्ष्मी को उठाया होगा एंड हमारा पूरा फोकस लक्ष्मी वाले प्लॉट पे चला जाता है। अगेन सम जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन। अब इस सीन में महाराजा के पीछे तमिल में कुछ लिखा होता है। वेल इसको ट्रांसलेट करो तो लिखा है दोज हु लिव बाय राइटियसनेस डू नॉट फॉल इनटू डिसग्रेस। जो धर्म या सही राह पर चलते हैं वो अपमान या शर्म में कभी नहीं गिरते। एंड ये जो लाइन है ये फिल्म के दोनों कैरेक्टर्स महाराजा और सेल्वम के आर्क्स को इन अ वे समराइज करती है। महाराजा ने इतना कुछ झेला लेकिन उसे कभी अपमान नहीं झेलना पड़ा। वो गरीब था लेकिन सर उठा के जीता था और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था। वहीं सेल्वम गलत रास्ते पर चलता था। उसने धन दौलत सब कमाई लेकिन सब कुछ एक झटके में चला गया जब पुलिस उसको उसके घर से ही घसीट कर ले गई, जहां उसको अपमान झेलना पड़ा क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर नहीं था। अब इस सीन में जब सेल्वम उस सलून में जाता है जहां महाराजा काम कर रहा होता है तो हम देखो दरवाजे पे इस कुत्ते को लेटा हुआ देख सकते हैं एंड ये सेम कुत्ता फिल्म की शुरुआत में ये आदमी लेके आता है और उसे यहीं लिटा देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कॉन्टिन्यूटी डिटेल है जिससे कि हमको तुरंत आइडिया लग जाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ एक ही पर्टिकुलर दिन पे हो रहा है। अब जैसा कि हमको पता है कि महाराजा ने सेल्वम को नहीं पकड़वाया होता है, वो बस उसका गहना लौटाने आता है, उसकी आने की टाइमिंग गलत हो जाती है बस। लेकिन फिर सवाल आता है कि पुलिस ने सेल्वम को आखिर पकड़ा कैसे, जिसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है एक पर्टिकुलर पैटर्न जो कि सेल्वम अपनी हर चोरी में फॉलो करता है, और वो है अपने विक्टिम्स के घर में खाना खाना एंड लेफ्ट ओवर्स को छोड़ देना। एंड आई थिंक कि पुलिस इसी पैटर्न को फॉलो कर रही थी एंड इसी के बेसिस पर उस तक पहुंच पाई। प्लस याद करो कि कोई सेल्वम को टिप देता था कि कहां चोरी करनी है। माइट भी उस बंदे ने रैट आउट कर दिया और सेल्वम को और पुलिस को उसके बारे में बता दिया हो। अब जैसा कि फिल्म हमें एक इल्यूजन में रखती है कि महाराजा की बेटी अब भी कैंप में है और इधर सब झोल चल रहा है, और वो जो वीडियोस भेजती है, वॉइस मैसेज भेजती है, उसको महाराजा को देखते हुए दिखाया गया है, जिसके जरिए ये पूरा इल्यूजन बरकरार रहता है और हमको लगता है कि ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। लेकिन अगर एक छोटी सी डिटेल पर गौर करोगे तो हमको फिल्म में ये रिवील होने से पहले ही एक हिंट मिल जाता है कि जितने सीक्वेंसेस ज्योति वाले हैं ये सारे के सारे पास्ट में हो रहे हैं। अब ये सीन देखो जहां ज्योति महाराजा को वॉइस मैसेज भेजती है
जूतों के लिए। ऊपर देखो तो लिखा है टुडे, लेकिन जब महाराजा इस मैसेज को देखता है तो ऊपर लिखा है 19 फेब 2023, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस पूरे फिल्म के दौरान महाराजा ज्योति के ओल्ड मैसेजेस को देख रहा होता है। अब एक और चीज जिसको लेके लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर पुलिस वालों ने ये चीज फिगर आउट कैसे करी कि नल्ला शिवम ही वो इंसान है जिसने महाराजा की बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, क्योंकि इस चीज को बड़े ही छोटे से मोन्टाज के साथ दिखाया गया है जिससे कि चीजें क्लियर नहीं हो पाती। वेल, तुम्हारा पॉप कल्चर नर्ड बैठा है यहाँ पे सबको समझाने के लिए। तो सबसे पहले याद करो कि ये ऑफिसर महाराजा का नंबर देता है उसके पिछले 20 दिन की कॉल्स और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। एंड दूसरी तरफ धना की मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जहां पर उनको धना का फोन फैक्ट्री में मिलता है जिसमें नल्ला शिवम कॉल कर रहा होता है। जिसके बाद ये ऑफिसर धना के इस आदमी से कंफर्म करवाता है कि नल्ला शिवम और धना एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने धना और नल्ला शिवम दोनों के फोन्स को ट्रेस पे लगा दिया होगा, जहां पहले नल्ला शिवम और धना के फोन की लोकेशन महाराजा के घर में मिली होगी एंड देन उनको धना और महाराजा के फोन की लोकेशन फैक्ट्री में मिली होगी, वो भी एक ही दिन में, जिस दिन महाराजा धना को मारता है। जैसे कि डॉट्स कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है कि महाराजा और धना के बीच में कोई तो कनेक्शन है। एंड एडिशनली उन्हें महाराजा की लोकेशन एक हॉस्पिटल में भी मिली होगी, वो भी उसी सेम दिन जिस दिन नल्ला शिवम और धना की लोकेशन उनको महाराजा के घर में मिली होगी, जहां उनकी मुलाकात इस डॉक्टर से हुई जिसने पूरे केस को समझाया। एंड इसी तरह से ये पूरा मसला फिगर आउट हो गया होगा। क्लाइमैक्स में जब महाराजा की बेटी सेल्वम को कन्फ्रंट करने आती है तो गौर करो कि जब महाराजा चेयर रखता है तो अपने हाथों से दबाकर चेक करता है कि चेयर मजबूत तो है, टूटी हुई तो नहीं है। इट्स रियली स्मॉल बट नाइस टच जो कि महाराजा के प्रोटेक्टिव नेचर को दर्शाती है। तो भाई यहाँ पर हिडन डिटेल्स वीडियो खत्म होती है। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, अभी बहुत कुछ है महाराजा के ऊपर बात करने को, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऐसे बनाऊंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।